तो अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे जो भारतीय शासक है उनको भी अभी हटाना चालू करेंगे, क्योंकि अभी को क्या चाहिए, राजनीतिक पावर चाहिए। ठीक, और उस क्रम में इन्होंने सबसे पहले बंगाल को कंट्रोल किया और बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, इन पर भी कंट्रोल हो गया। फिर इसी युद्ध के बीच में एक होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से जो अवध का क्षेत्र है इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो एक युद्ध से इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल हो गया। मेरे बाद फिर उसके बाद अगला जो वॉर होगा वो होगा मद्रास, मैसूर के क्षेत्र पर, मैसूर, और मैसूर का जो क्षेत्र है वो ये रहा, और यहाँ पर हुआ करता था हैदर अली और टीपू सुल्तान। मैसूर पर कंट्रोल हो जाएगा, मैसूर, ठीक है। मैसूर के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे मराठों के क्षेत्र पर। तो मराठों के साथ युद्ध होगा और मराठों के क्षेत्र पर भी कंट्रोल हो गया, और फिर हो गया पंजाब। तो ऐसे करके धीरे 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 करके क्या करेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल करते चले जाएंगे और बहुत सारे क्षेत्रों पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये जो सारी कहानी है यही है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। और ऐसे फिर आएंगे समय समय पर गवर्नर जनरल आते जाएंगे और वो नए नए कानून बनाते जाएंगे, और ऐसे ये कानून आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारे छोटे छोटे जो शासक हैं उन सबको विलय करना चालू कर देगा, वो अपने मिलाना चालू कर देंगे ब्रिटिश, और उसी के परिणाम स्वरूप हो जाएगी 1857 की क्रांति। और फिर 1857 की क्रांति से चीजें बदल जाएंगी, फिर है ना, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा। आइए कोई लोग आज स्टार्ट करते हैं कर्नाटक युद्ध, भाई डालिए कर्नाटक युद्ध। अब जब कर्नाटक युद्ध हम देखेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक युद्ध कितने होंगे, तीन कर्नाटक युद्ध हुए। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये हुआ 1746 से लेकर के 1748 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो हुआ 1749 से लेकर के 1754 तक। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो कब होगा, 1753 ठीक है। तो तीन कर्नाटक युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों में ही क्या है, ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, पहला स्टार्ट करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहा, पहले ये देखें। अब एक बार बताओ, जैसे दो लोगों को आपस में लड़ना है, बहुत दिनों से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई कारण नहीं मिल पा रहा, किससे भाई आपस में लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई अनुभव चाहिए ना, अनुभव मिल नहीं पा रहा, और अचानक से एक दिन कोई ऐसी घटना हो गई, अनुभव मिल गया तो आप लड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों लड़ने के लिए क्या तैयार है, ये दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने आप को दूसरे से सुप्रीम, दूसरे से ज्यादा पावरफुल साबित करना चाह रहे हैं, तो लड़ने के दोनों तैयार बैठे हैं, बस उनको अनुभव नहीं मिल रहा था। तो कारण, एक कारण, सामान्य कारण क्या हो जाएगा कि दोनों ही अपने आप को दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली साबित करना चाह रहे थे। और अगर अनुभव की बात कर ली जाए, तात्कालिक कारण की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर तात्कालिक कारण होगा कि एक ब्रिटिश अधिकारी था बॉर्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया, ठीक है। अरब सागर वाले क्षेत्र में एक ब्रिटिश अधिकारी था बॉर्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया, और जैसे जहाजों को पकड़ा तो दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया। साथ ही साथ एक और कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ऑस्ट्रिया में संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार का, ठीक है। तीन कारण है, पहला सामान्य कारण थे, ये दोनों अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रहे थे। दूसरा, बॉर्नेट ने, अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया, और तीसरा कारण जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में एक जो पक्ष है उसका समर्थन कर रहे थे ब्रिटिश, और दूसरे पक्ष का समर्थन करते फ्रांसीसी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिस हमारी ब्रिटिश अपने किसी ऐसे कैंडिडेट को समर्थन कर रहे होंगे जिसको उन्हें लग रहा है कि अगर ये शासक बन गया तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, और वहीं फ्रांसीसी किसी दूसरे व्यक्ति को सहायता कर रहे होंगे कि वो अगर शासक बन गया तो हमें सहायता करेगा, प्रॉफिट पहुंचाएगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध में के लिए क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, ठीक। और अनबन वहां पर थी, देखिए तो मुझे बात, अनबन है दोनों देशों के बीच में। तो ब्रिटिश अपना कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, फ्रांसीसी अपना कैंडिडेट राजा बनाना चाह रहे थे। अनबन है दोनों के बीच में यूरोप में, और उसका असर कहाँ दिखाई दे रहा है, भारत में कंपनी पर, क्योंकि
क्योंकि वहां पर दोनों देश लड़ रहे हैं, तो यहाँ जो दोनों कंपनियां हैं वो भी अपन खत्म हो गई, है ना? ठीक है बात। तो कारण में इसमें लिख लीजिए उत्तराधिकार। अब देखिए क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया, है ना, तो अब इसी का क्योंकि दोनों को लड़ने का बहाना मिल गया तुरंत, जहाजों का पकड़ लिया, तो इस समय फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। इस डुप्ले ने तुरंत ही मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनी को बुला लिया। मॉरिशस का गवर्नर था फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनी। जैसे भारत में गवर्नर कौन है? फ्रांसीसी का डुप्ले। वैसे मॉरिशस में फ्रांसीसी का गवर्नर ला बोर्डोनी। ये है ला बोर्डोनी। तो भारत में डुप्ले ने फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनी को बुला लिया। तो मैं बोल ला बोर्डोनी को बुला लिया। अब ला बोर्डोनी अपनी पूरी सेना लेकर के आ गया भारत, ठीक है। अब जब भारत आ गया तो इन दोनों ने तुरंत मिल करके और क्या किया कि जो मद्रास का क्षेत्र है, मद्रास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया डुप्ले और ला बोर्डोनी ने। क्या मद्रास के क्षेत्र पर घेराबंदी कर ली। जब घेराबंदी कर ली तो जो ब्रिटिश है वो तुरंत भाग करके पहुंचे कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक का ही क्षेत्र था उस समय, मद्रास भी। तो ब्रिटिश तुरंत भाग करके पहुंचे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास और उससे कहा कि देखो ये इतनी बड़ी सेना लेकर के मद्रास में आ गए, तो मद्रास में युद्ध करेंगे और युद्ध करेंगे। तो सोचिए आप यहाँ के राजा, नवाब आप हैं और आपसे बिना पूछे इतनी बड़ी सेना लेकर के मद्रास आ गए और यहाँ पर युद्ध होगा तो नुकसान तो आपका ही होगा, आपकी जनता को ही नुकसान होगा, तो यहाँ पर आप युद्ध ना होने दीजिए। तो अनवरुद्दीन ने तुरंत संदेश भेजा फ्रेंच के पास कि भाई आप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आप आए और आप यहाँ पर युद्ध करना चालू कर रहे हैं, है ना, तो ये ना हो पाएगा। तो डुप्ले तुरंत गया अनवरुद्दीन के पास और अनवरुद्दीन से कहता है कि नवाब साहब ऐसा है कि जो ब्रिटिश है वो मद्रास पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और आपको मद्रास से टैक्स दे नहीं रहे, तो मद्रास में जो ट्रेड कर रहे हैं वो लोग मद्रास से, और मद्रास का बंदरगाह इंपॉर्टेंट था ही, चेन्नई बंदरगाह। तो कहने लगा डुप्ले कि यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है इससे आपको कोई टैक्स मिल नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश से मद्रास छीन लेंगे और वहाँ से जो व्यापार करेंगे उससे प्रॉफिट हम आपको भी देंगे और मद्रास हम आपको ही दे देंगे, ठीक है। आपसे परमिशन लेकर के हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यानी आप शासन करेंगे। तो अनवरुद्दीन भी खुश हो गया क्योंकि अच्छा अनवरुद्दीन की खुद हिम्मत नहीं पड़ रही थी ब्रिटिश से लड़ने की, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी शक्तिशाली थे, नौसेना उनकी मजबूत थी, तो अनवरुद्दीन की खुद हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, पूरा मद्रास पर कंट्रोल कर लिया था। नाम का नवाब था अनवरुद्दीन, लेकिन कंट्रोल था ब्रिटिश का। तो जब फ्रांसीसी ने इसको लालच दिया कि हम आपको मद्रास लौटा देंगे, जीत करेंगे, अनवरुद्दीन भी खुश हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मद्रास के क्षेत्र में युद्ध चालू हो गया ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का, और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने क्या किया, ब्रिटिश को हरा दिया और हरा करके अब अनवरुद्दीन से देशा भेजा फ्रांसीसियों के पास कि अब लाओ मद्रास हमें वापस दो। तो फ्रेंच जो अपने पास मुकर गए कि हमने कहा ही था आपको देने के लिए। अब जब मुकर गए तो अनवरुद्दीन को इतना बुरा लगा। अब अनवरुद्दीन अपनी सेना लेकर के पहुंच गया मद्रास में, एक क्षेत्र इसका नाम है सेंट ऑन, सेंट ऑन, ठीक है। ये एक्चुअली में मद्रास में ये फोर्ट है, किला है सेंट ऑन, जैसे कि फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, ऐसे सेंट ऑन मद्रास में फोर्ट है। इस फोर्ट के पास अनवरुद्दीन ने किसी तरीके से पहुंचा, वहां पर ऑलरेडी फ्रेंच थी और यहाँ पर अब एक युद्ध हो गया अनवरुद्दीन के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया, ठीक है। और जो पहला जो कर्नाटक वॉर है वो कौन जीत गया, वो जीत गया फ्रेंच। पहले फ्रेंच ने किसको हराया, ब्रिटिश को हराया और फिर अनवरुद्दीन को हराया। तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कर्नाटक वॉर था जिसके अंदर एक और युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक वॉर। भाई ऑलरेडी पहला कर्नाटक वॉर तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच चली था, उसमें उन्होंने मद्रास छीन लिया फ्रेंच ब्रिटिश से, लेकिन उसी के बीच में अनवरुद्दीन को किसी ने लेकर दिया गया, ठीक है। और उसमें अनवरुद्दीन भी और वो युद्ध कौन सा था, सेंट ऑन, ठीक है। इस युद्ध में जो सेंट ऑन का युद्ध हुआ, इसमें एक बात पूछा गया है कि बताइए फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और अनवरुद्दीन की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेनापति कौन था। तो जो फ्रेंच सेना है इसका नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज, पैराडाइज फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज, और जो अनवरुद्दीन है इसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था महफूज खान। कारण में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद आप
लिखेंगे इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को पराजित कर दिया और ब्रिटिश को पराजित करके मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक, कहानी समझ में आ गई ना कि डुप्ले ने संदेश भेजा लाबोडोनी के पास, लाबोडोनी से लेकर के आया। अच्छा, लाबोडोनी सेना लेकर के आ भी गया था, तब भी ब्रिटिश ने लाबोडोनी को लालच दिया कि एक काम करिए कि आप जो है मुझे पैसा से ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए, और 4 लाख पाउंड का जो है इसको रिश्वत दी गई लाबोडोनी को, और लाबोडोनी को 4 लाख पाउंड लेकर के वापस चला भी गया था। लेकिन उसके बावजूद डुप्ले ने वहाँ से घेराबंदी नहीं हुई, तो डुप्ले ने अकेले दम पर मद्रास को जीत लिया था ब्रिटिश से। लाबोडोनी तो चला भी गया था 4 लाख पाउंड लेकर के, ठीक है, वापस से मॉरिशस, लेकिन डुप्ले ने हार नहीं मानी और डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा किया। ठीक है, और उसके बाद फिर अनवरुद्दीन से भी लड़ा डुप्ले ने, और उस समय जो फ्रांसीसी सेना है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पैराडाइज। देखिए, डुप्ले है गवर्नर, डुप्ले कौन है? डुप्ले है फ्रांसीसी गवर्नर और सेनापति है पैराडाइज। लिखो ना, लिखो ना, ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, तो जब मैंने के पहले कारण तो आपने लिख लिया ना, आज के दूसरा निकल के, और एक कारण था कि दोनों अपने आप को एक दूसरे को मजबूत दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ा जाना था। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ा जाना था। फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ा जाना था, फलस्वरूप ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष चालू हो गया। फलस्वरूप ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष चालू हो गया। फलस्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, फलस्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर, फलस्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लाबोडोनी से सहायता मांगी। फलस्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लाबोडोनी से सहायता मांगी, और दोनों की सेना ने मिलकर, और दोनों की सेना ने मिलकर ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र मद्रास पर अधिकार कर लिया, और दोनों की सेना ने मिलकर ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र मद्रास पर अपना अधिकार कर लिया। तो ब्रिटिश ने कर्नाटक के नवाब, ब्रिटिश ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से, ब्रिटिश ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से यह प्रार्थना की कि, ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन से यह प्रार्थना की कि वह, यह प्रार्थना की कि वह मद्रास के क्षेत्र में युद्ध न होने दें, तो प्रार्थना की कि वह मद्रास के क्षेत्र में युद्ध न होने दे, मद्रास के क्षेत्र में युद्ध न होने दे, किंतु डुप्ले ने, किंतु डुप्ले ने नवाब को यह आश्वासन दिया, किंतु डुप्ले ने नवाब को यह आश्वासन दिया कि, यह आश्वासन दिया कि वे ब्रिटिश से मद्रास
छीन कर नवाब को वापस कर देगा। दिया कि ये ब्रिटिश से मद्रास छीन कर नवाब को वापस कर देगा। ब्रिटिश से मद्रास छीन कर नवाब को वापस कर देगा। लेकिन डुप्ले ने अपना वादा पूरा नहीं किया। फलस्वरूप फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच सेंट थॉम के समीप एक युद्ध हुआ। जिसे सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व पैराडाइज में जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व महफूज खान ने किया। इस युद्ध में नवाब पराजित हुआ। यह है ही परिणाम। 1748 में एक्स-ला-सापे की संधि। ये एक्स-ला-सापे 1748 में एक्स-ला-सापे की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो गई। 1747 में एक्स-ला-सापे की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो गई और फलस्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई। कर्नाटक में भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई। भाई वहां पर चूंकि ब्रिटिश और फ्रांस जो देश है दोनों लड़ ही इसलिए रहे थे कि ऑस्ट्रिया में कौन सा शासन बनेगा। अब जब वहां पर उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो गई तो दोनों देशों के बीच भी जो समस्या थी वो खत्म हो गई। जो झगड़ा कर रहे थे और जब भी वो दोनों देशों में भी झगड़ा खत्म हो गया तो कंपनी में अपना खत्म हो जाएगा। तो भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई और इस संधि के फलस्वरूप मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिश को, जबकि उत्तरी अमेरिका का लुइसबर्ग का क्षेत्र फ्रांस को प्राप्त हुआ। उत्तरी अमेरिका का लुइसबर्ग का क्षेत्र फ्रांस को प्राप्त हुआ। अब आता है तुल्यीकरण। पहले में आपने देख लिया कहाँ पर युद्ध हुआ है, मद्रास के क्षेत्र में युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ है? फ्रांसीसियों और अलाउद्दीन के बीच। पहले फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच। किस संधि से समाप्त हुआ? एक्स-ला-सापे की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, कारण क्या है? देखो 3-4 पॉइंट आप याद रखने हैं। कारण किन के बीच में युद्ध हुआ या उस समय गवर्नर कौन था? ये पूछा था फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? है ना। उसके बाद तो उसका परिणाम क्या रहा? नवाब हारा और ब्रिटिश हार गए।
और किस संधि से समाप्त हुआ, एक तरह से ठीक है ना। ये 2-3-4 पॉइंट हर चीज में आ रहा है भाई। कहानी आप भूल लो, मेन चीज आगरा का द्वितीय कारण। इसका कारण क्या है? पहला कारण तो वही दोनों अपने आप को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं, एक कारण तो लेके जो दूसरा जो तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण का मतलब होता है वो अनुमान है ना। तात्कालिक कारण क्या है कि अब कर्नाटक में और हैदराबाद इन दोनों ही जगह में उत्तराधिकार की समस्या चल रही है। पहले का कारण तो अत्यंत उत्तराधिकार का प्रश्न था। दूसरा जो युद्ध है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कर्नाटक में चल रहा उत्तराधिकार युद्ध और हैदराबाद में चल रहा उत्तराधिकार युद्ध। कर्नाटक में क्या था? कर्नाटक के शासक है अनुरुद्ध, कर्नाटक का शासक है अनुरुद्दीन। इसको अनुरुद्दीन को चैलेंज कर रहा था इसका बहनोई का चंदा साहब। अनुरुद्दीन को उसकी कुर्सी से हटा करके उसका जो बहनोई है चंदा साहब ये शासक बनना चाह रहा था, नौ बनना चाह रहा था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। और दूसरी तरफ अगर हैदराबाद देखें तो हैदराबाद में क्या था कि इस हैदराबाद का शासक है नासिर जंग। इस नासिर जंग को चुनौती पेश कर रहा था इसका भतीजा मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अनुरुद्दीन और नासिर जंग इन दोनों को समर्थन करेंगे ब्रिटिश, है ना भाई। नहीं तो क्या किया जाएगा भाई, ये लोग डायरेक्ट लड़ रहे नहीं लड़ रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर्दे के पीछे हैं ये लोग, है ना। इनको कह रहे हैं बात मानो, तो ये अनुरुद्दीन और नासिर जंग को समर्थन करा ब्रिटिश और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग इनको समर्थन कर रहा है फ्रेंच। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांस ने डुप्ले इन तीनों ने मिलकर बनाया एक ग्रुप, एक त्रिगुट बनाया। और इस त्रिगुट ने क्या किया कि जो अनुरुद्दीन है इस अनुरुद्दीन की कर दी हत्या। वेल्लोर के पास एक स्थान है अमूर, है ना, वहां पर अनुरुद्दीन की कर दी गई हत्या। तब 1749 में इस त्रिगुट ने चंदा साहब, फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग तीनों ने मिलकर के अंगूर के निकाय अंगूर यहाँ पर कर दी अनुरुद्दीन की हत्या। और 1750 में इसी गुट ने क्या किया, इसी गुट ने नासिर जंग की हत्या की। 1750 पहले अनुरुद्दीन की, फिर नासिर जंग की। अब शासक कौन बन गया? एक चंदा साहब, दूसरा मुजफ्फर जंग। अब ये शासक बने यानी पावर में कौन आ गया? इसीलिए तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखो क्या मतलब है इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, शासक ये बनेंगे तो हमें ये क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, हमें ये टैक्स हमारा फ्री करेंगे या जो भी चीजें हैं। तो अब पावर में कौन आ गया? फ्रांस। यानी जो पहला कर्नाटक युद्ध उसमें भी कौन जीता? फ्रांस। और दूसरे कर्नाटक युद्ध में स्टार्टिंग में कौन जीत रहा? फ्रांस। लेकिन बाद में दूसरे कर्नाटक युद्ध में बाद में बिल्कुल माहौल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर बनकर किया जाएगा इसमें क्लाइव को बुलाया जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो बड़ा साफिर आदमी था। अच्छा, लॉर्ड क्लाइव की एक साधारण सैनिक हुआ था, साधारण सैनिक था। और ये जब पहले युद्ध में भी ब्रिटिश हार गए, दूसरे युद्ध में ब्रिटिश की हालत खराब हो गई, तो अब जो है जो लॉर्ड क्लाइव है इसने कुछ सुझाव दिया। और जब सुझाव दिया तो सुझाव जो है उन्हें पसंद आया अधिकारियों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई लॉर्ड क्लाइव तुम सैनिक थे, लेकिन चलो तुम इसका लीड करो, हाँ ये जो है मिशन जो है तुम लीड करो। तो क्लाइव ने लीड किया और सफलतापूर्वक क्या करा दिया, ब्रिटिश को आगे जाकर जीत दिला देगा। और इसी के फलस्वरूप उसे बना दिया जाए गवर्नर। ठीक, और गवर्नर जब बना दिया जाएगा तो फिर किसका नेतृत्व करेगा? प्लासी के युद्ध का। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश का नेतृत्व करेगा और प्लासी को भी जिता देगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ से इसका लाइफ क्या है, एक उत्थान चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले कारण लिख लो, कारण लिखे कर्नाटक में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध और कर्नाटक में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध और हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध। ये कारण है कर्नाटक और हैदराबाद में चल रहे हैं उत्तराधिकार के युद्ध। लेकिन मैं पैराग्राफ चेंज करके कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन को उसका बहनोई चंदा साहब चुनौती दे रहा था। कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन को उसका बहनोई चंदा साहब चुनौती दे रहा था। वही
निजाम, वहीं हैदराबाद के निजाम नासिर जंग को, वहीं हैदराबाद के निजाम नासिर जंग को उसका भतीजा, वहीं हैदराबाद के निजाम नासिर जंग को उसका भतीजा मुजफ्फर जंग चुनौती दे रहा था। मुजफ्फर जंग चुनौती दे रहा था। उत्तराधिकार के इस युद्ध में, उत्तराधिकार के इस युद्ध में ब्रिटिश ने, उत्तराधिकार के इस युद्ध में ब्रिटिश ने अनुरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। उत्तराधिकार के इस युद्ध में ब्रिटिश ने अनुरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया, जबकि फ्रांसीसियों ने, जबकि फ्रांस ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। ठीक है, जो 1749 में चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों के गुट ने, 1749 में चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों के गुट ने, वेल्लूर के निकट, फ्रांसीसियों के गुट ने वेल्लूर के निकट अंबूर नामक जगह पर, वेल्लूर के निकट अंबूर नामक जगह पर अनुरुद्दीन की हत्या कर दी, अनुरुद्दीन की हत्या कर दी और 1750 में इसी ग्रुप ने, और 1750 में इसी ग्रुप ने, और 1750 में इसी ग्रुप ने हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या कर दी। हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या कर दी। फलस्वरूप कर्नाटक में चंदा साहब, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग शासक बने। फलस्वरूप कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग शासक बने। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग शासक बने, जिससे फ्रांस की स्थिति मजबूत हो गई, जिससे फ्रांस की स्थिति मजबूत हो गई। लगे थे जब चंदा साहब ने कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया। चंदा साहब ने कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया और हैदराबाद में चंदा साहब ने कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया और हैदराबाद में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी और हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी रखने की भी अनुमति दे दी, और हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी भी रखने की अनुमति मिल गई। देखो दोनों से कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लिए जब बनाया है, तो चंदा साहब ने क्या किया, कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र दे दिया, और वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग उसने क्या किया, क्योंकि हैदराबाद में जाना है ना, उसने कहा कि हैदराबाद में फ्रांसीसियों की एक सैन्य टुकड़ी हम रख लेंगे। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, देखो फ्रांसीसियों को क्या फायदा होगा। एक तो हैदराबाद में
अपनी राजधानी में कौन बैठे हुए हैं? फ्रांसीसियों की सेना बैठी हुई है। यानी कि कभी भी हैदराबाद फ्रांसीसियों के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहीं पे सैन्य टुकड़ी बैठी है। अगर कुछ भी वो करेंगे तो तुरंत जो है अटैक करवा दिया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज इतनी बड़ी जो सेना है तो उसका सारा खर्च भी कौन उठाएगा? हैदराबाद। इससे डबल फायदे हो गए ना, पूरी जो सेना है उसका खर्च भी वही उठा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव भी बना हुआ है कि वो कुछ भी ब्रिटिश के साथ वो मित्रता कर ही नहीं सकते। चाहे क्या भी, अगर ब्रिटिश को परमिशन देते हैं कि ठीक है आप हैदराबाद में व्यापार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तुरंत जो फ्रेंच क्या करेंगे? उनके ऊपर अटैक कर देंगे वहाँ बैठे हुए देखने के लिए। और फ्रांसीसी क्या है, बुस्सी के नेतृत्व में बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी रख दी गई हैदराबाद। डबल फायदे हो गए, पूरा सेना का खर्चा रखा कौन उठा रहा है? हैदराबाद, और साथ ही साथ उनके ऊपर नियंत्रण बनाया। ठीक, देखिए। और फ्रांसीसियों ने बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हैदराबाद में रखी। बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हैदराबाद में रखी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। यहाँ तक स्थिति किसकी मजबूत दिख रही है? फ्रांसीसियों की। ब्रिटिश की स्थिति कमजोर है, तो अब यहाँ पर कमांड दिया जाएगा क्लाइव को। भाई अब जाके आप स्थिति सुधारिए। क्लाइव बड़ा कॉन्फिडेंस रखा कि मैं जो है स्थिति सुधार दूंगा। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या कर रहे हैं कि क्लाइव को ढूंढने लग गए जैसे मौका मिले स्थिति सुधारने का, और ये मौका दिया अनुरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली। अनुरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। ये जो मोहम्मद अली है ये भाग करके चला गया था तृष्णापल्ली। मोहम्मद अली कहाँ पहुंच गया था? तृष्णापल्ली। अब तृष्णापल्ली में जाके मोहम्मद अली शरण लिए हुए था। तो जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने पहले तो ढूंढा कि भाई कोई ना कोई अनुरुद्दीन के परिवार में कोई मिले, उससे आप कहें कि तुम आगे बढ़ो और हम उसको पीछे से बैक सपोर्ट देंगे। भैया ये आगे तो आगे फ्रंट में आगे तो लड़ नहीं सकते, नहीं तो अगर जो दूसरे शासक हैं वो देखेंगे कि यार ये फालतू में ये जो है लड़ रहे हैं, भाई इनका जब कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लड़ भारतीय शासक है, देखिए क्यों आगे से लड़ रहा है, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? पीछे सपोर्ट देना चाहते हैं, है ना। तो इन्होंने उसने ढूंढा अनुरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को, जो कि भाग करके पहुंच चुका था तृष्णापल्ली। और क्लाइव ने सीधे मोहम्मद अली से संपर्क किया और उससे कहा कि हम तुम्हें समर्थन करेंगे, तुम्हारा वापस से जितना भी अंपायर है तुम्हारा क्षेत्र वो वापस पाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मोहम्मद अली भी खुश हो गया, ठीक है। इसमें अब क्लाइव ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि जो तृष्णापल्ली है, तृष्णापल्ली का घेरा डाला, तृष्णापल्ली को घेर लिया। किसने? क्लाइव। ठीक है, और मोहम्मद अली की जो सेना थी, जो उसके पिता के ज़्यादा वो बने हुए करीबी, है ना, जो बिल्कुल फकर टाइप में, तो उन्होंने क्या किया, वो मोहम्मद अली के साथ दे रहे थे। तो मोहम्मद अली क्लाइव ने घेराबंदी कर ली तृष्णापल्ली की। और ये जो घेराबंदी दे, तृष्णापल्ली क्षेत्र है कर्नाटक का। अब कर्नाटक का शासक इस समय कौन है? कर्नाटक का इस समय शासक कौन बना हुआ? चंदा साहब। तो ये भाई चंदा साहब कभी चाहेगा तो है नहीं ना कि मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा घेराबंदी करे। तो जैसे तृष्णापल्ली में घेराबंदी की गई, तो अब जो चंदा साहब है वो और टुकले, इन दोनों की सेना आ गई तृष्णापल्ली, जहां तक घेरा हुआ है। ठीक है, इनको घेरने में ये जो है, जो मोहम्मद अली है और टुकले जो क्लाइव है, वो घेराबंदी करें तृष्णापल्ली की। तो ये लोग यहाँ घेरा उठवाने के लिए आ गए, चंदा साहब और वहां से टुकले। अब ये इनकी क्या है, केवल एक षड्यंत्र क्लाइव का। क्यों? क्योंकि कर्नाटक की राजधानी है अरकाट, कर्नाटक की राजधानी अरकाट। तो ये एक तरीके से इसका ध्यान बटाना चाहते थे तृष्णापल्ली के। तो जब तृष्णापल्ली घेरा हुआ तो चंदा साहब को अपनी पूरी सेना लेके कहाँ गए? तृष्णापल्ली, और खाली छुड़ाया अरकाट को, है ना। तो क्लाइव ने तुरंत क्या किया? क्लाइव ने तुरंत घूम करके अरकाट का घेरा डाल दिया, राजधानी और मेन क्या राजधानी। ठीक है भाई, बांदा में अटैक हो जाए वो ज्यादा वो माना जाएगा कि लखनऊ में अटैक हो जाए, सीधी सी बात है ना। तो ये क्यों केवल ध्यान बटाना था कि तृष्णापल्ली में ध्यान किया तो डुप्ले और वो चंदा साहब दोनों कहाँ आ गए? यहाँ, और खाली छोड़ा अरकाट को। तो जब डुप्ले ने तुरंत अपनी दूसरी सेना कहाँ भेजी? अरकाट की घेराबंदी डाली कैपिटल, और कैपिटल की घेराबंदी डालते ही क्या हुआ? इसकी पावर अपने आप आती हो गई थी, और धीरे से क्लाइव ने अरकाट पर, यानी कि जो कर्नाटक की राजधानी है, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। और जब कंट्रोल कर लिया तो ये जो है भाग करके भाग गया।
चंदा साहब है, ये भाग गया और भाग गया, फिर इसको ढूंढा गया, ढूंढ करके इसकी हत्या कर दी गई चंदा साहब। ठीक, वापस से कर्नाटक किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश के। शासक बना दिया गया मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली के तरह ब्रिटिश का, तो उनको एडवांटेज देगा, ठीक है ना। देखो वहां पर लास्ट टाइम बता रहा गुस्से के नेतृत्व में एक सैन्य हाँ, और दूसरे नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हैदराबाद में दी गई। ठीक, आगे बीच में थोड़ा सा आगे, ठीक है। ब्रिटिश ने अब नेतृत्व क्लाइव को सौंपा, ब्रिटिश ने अब नेतृत्व क्लाइव को सौंपा, और क्लाइव ने मौके की तलाश शुरू कर दी, और क्लाइव ने अब मौके की तलाश शुरू कर दी, ठीक है। और क्लाइव ने अब मौके की तलाश शुरू कर दी, तो क्लाइव को यह मौका अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के रूप में मिला। क्लाइव को यह मौका अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के रूप में मिला, जो कि तृष्णापल्ली में शरण लिए हुए था, जो कि तृष्णापल्ली में शरण लिए हुए था, और उसने ब्रिटिश से सहायता मांगी, ठीक है। ये क्लाइव और मोहम्मद अली की सेना ने क्लाइव और मोहम्मद अली की सेना ने जल्द ही अरकाट की घेराबंदी कर ली। क्लाइव और मोहम्मद अली ने अरकाट की घेराबंदी कर दी और अरकाट पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तक चंदा साहब भागकर तंजौर चला गया, चंदा साहब भागकर तंजौर चला गया, तंजौर चंदा साहब भागकर तंजौर चला गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। चला गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब ब्रिटिश की धीरे धीरे स्थिति सही हो रही है ना, कर्नाटक पर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश ने, और अब वो पूरा तरीके से फोकस कर रहे हैं हैदराबाद पर। जब हैदराबाद पर भी किसी तरीके से मुजफ्फरनगर को हटाया जाए और किसी दूसरे को हटाया जाए, ठीक। यहाँ पर रुक गया तुम्हारा, हो गया स्पीड ज्यादा है क्या? इतनी देर स्पीड नहीं होगी तो होगा जब आएगी फिर यहाँ से कहाँ से आ गई ना, पहले इसकी मतलब कितना सोचो, फिर फर्स्ट आपके बाद इसकी मतलब कौन चले हो गई ब्रिटिश की, और उसमें अब कर्नाटक पर अधिकार के लिए ब्रिटिश ने किसकी सहायता से? अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली, ठीक। शासक कौन बना दिया गया? मोहम्मद अली। अब ये चीज जब देखा फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस में बैठ के ये देखा कि यार फ्रांसीसियों की परिस्थिति डाउन हो रही है भारत में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये डुप्ले की कमजोरी है यार, डुप्ले को उसका पूरा ठीक रिपोर्ट दिया गया कि डुप्ले स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, और क्या किया गया? ट्रांसफर बदल दिया थे। तो इन्होंने फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया? तुरंत डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस, और उसकी जगह पर भेज दिया नया गवर्नर गोडेरू। कब 1755, और गोडेरू ने आते ही भारत में ब्रिटिश के साथ एक संधि कर ली पौंडीचेरी, ठीक है। लेकिन ये भी इतिहासकार मानते हैं कि ये जो फ्रांसीसी सरकार है इसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि डुप्ले कहीं क्या अनुभवी था, क्लाइव से वो चाहे गोडेरू से वो दोनों से बहुत ज्यादा अनुभवी था। एक ठीक है स्थिति कमजोर हो रही तो आप लगे रहते
को ही देना चाहिए था कमांड, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस था। अब नए व्यक्ति को आप भेज रहे हैं तो गिरती कैसे संभाल पाएगा भाई? आप दूसरे को ही आप देते और पावर देते, समय देते, तो स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाता। नए आदमी को आप भेज रहे हैं, वो स्थिति नियंत्रित कर ही नहीं पाएगा, तो उसने जल्दबाजी में तुरंत पहुंचे शुरू करी। और ये यही जो है यहीं से बैक टू चलेगी फ्रांस, और यही फ्रांस के बाहर होने का बहुत बड़ा कारण था। अब देखेंगे आप मात्र 5 साल के अंदर फ्रांस की पूरी तरीके से पहुंच गई, क्योंकि 5 साल पहले स्थिति इतनी अच्छी है, लेकिन 5 साल में ही ऐसी स्थिति आ रही फ्रांसीसियों को भारत छोड़ देना लेकिन भारत में फ्रांसीसियों की गिरती स्थिति को देखते हुए, भारत में फ्रांसीसियों की गिरती स्थिति को देखते हुए 1754 के अंत में डुप्ले को वापस बुलाकर, भारत में फ्रांसीसियों की गिरती स्थिति को देखते हुए 1754 के अंत में डुप्ले को वापस बुलाकर गोडेरू को गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोडेरू को गवर्नर बनाकर भेजा गया और गोडेरू ने जनवरी 1755 में ब्रिटिश के साथ पौंडीचेरी की संधि की। ठीक है, तो जो दूसरा युद्ध है इसका कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध। संधि किससे समाप्त किससे हुआ? पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, गवर्नर कौन है? डुप्ले। संधि के समय गवर्नर कौन है? गोडेरू। ठीक है जी। ब्रिटिश गवर्नर कौन थे समय? क्लाइव। ये ना हो गया था द्वितीय कर्नाटक, और ये तृतीय कर्नाटक। यहाँ पर क्या होगा कि 7 ईयर वॉर चल रहा था यूरोप में, किसी भी चल रहा था। एक ऑस्ट्रिया और एक अफ्रीका, दोनों पड़ोसी, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका क्या दोनों पड़ोसी। ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था फ्रांस और अफ्रीका का समर्थन कर रहे थे ब्रिटिश। ठीक, और क्या हो रहा है दोनों के बीच में? 70 वर्षीय कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ कहा हुआ भारत नहीं हुआ, ये हुआ यूरोप में। यही जो 70 वर्षीय युद्ध था, यही कारण था भारत में दोनों कंट्री में लड़ने का। जब दोनों के आतंक लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, तो सहज से बात है कि उसका असर भारत में अपने में पड़ेगा ना, परफेक्ट संबंध होता है। तो वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया प्रशासन लड़ रहे थे, ऑस्ट्रिया ब्रिटिश, ये दोनों देश लड़ रहे थे, और ये दोनों आपस में लड़े, भारत के दोनों ठीक है। तो 1756 में भारत में फिर से दोनों कंपनी के बीच में विवाद चालू हो गया, और इस तरह 1757 में 1757 में एक ही साल के बाद ये जैसे स्टार्ट हुआ गोडेरू का भी गवर्नर, 1757 में गोडेरू को वापस भेज दिया गया, और उसके स्थान पर अगला गवर्नर बना के भेज दिया गया काउंट दिलाली। यूरोप में चल रहा 70 वर्षीय युद्ध
यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच चला, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच चला, जिसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का, जबकि ब्रिटिश ने प्रशा नहीं, ब्रिटिश ने प्रशा का समर्थन किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का, जबकि ब्रिटिश ने प्रशा का समर्थन किया। ठीक है, पैराग्राफ कर लीजिए। इस युद्ध का प्रभाव भारत में कंपनी के रिश्तों पर भी पड़ा। इस युद्ध का प्रभाव भारत में कंपनी के रिश्तों पर भी पड़ा, और इस युद्ध का प्रभाव भारत में कंपनी के रिश्तों पर भी पड़ा, और भारत में इन दोनों कंपनियों के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ किया, और भारत में इन दोनों कंपनियों के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो गया, और भारत में इन दोनों कंपनियों के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, 1757 में बोवेलू के स्थान पर काउंट डी लाली को फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा गया। काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। अब जो काउंट डी लाली है, ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि क्यों ना मैं मद्रास को कंट्रोल करूँ, क्योंकि जो दूसरा जो कर्नाटक वॉर खत्म हुआ था पांडिचेरी की संधि से, उससे क्या किया गया था कि दोनों के जो जीते हुए क्षेत्र हैं, जो फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश के क्षेत्र जीते और ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों के क्षेत्र जीते, ये दोनों ने एक दूसरे को वापस कर दिया। क्योंकि पांडिचेरी की संधि हुई ना, दोनों की जो संधि हुई, ट्रीटी हुई, तो कहा गया कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र हैं, ये एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। और इससे जो मद्रास है, जिसका की कंट्रोल किया था किसने, इंग्लैंड ने, वो मद्रास किसको मिल गया, वापस ब्रिटिश को। तो जब काउंट डी लाली आया, तो इसने सोचा कि वापस मैं मद्रास को वापस से प्राप्त करूँ, एक खोई हुई शक्ति को अपनी या जो प्रतिष्ठा उसको वापस प्राप्त करूँ। और इस उद्देश्य से काउंट डी लाली ने घेरा डाला मद्रास का, और उसने बहुत बड़ी भूल कर दी, और भूल क्या कर दी कि बुस्सी जो कि कर्नाटक में जो सेना बैठी थी, उसको भी बुला लिया हैदराबाद से, उसको भी बुला लिया था मद्रास। और जैसे ही बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाया, क्या हुआ, हैदराबाद में स्थिति कमजोर होगी फ्रांसीसियों की, जबकि हैदराबाद तो कंट्रोल में था ना फ्रांसीसियों के, केवल अभी कर्नाटक ही गया था। लेकिन जैसे ही बुस्सी को वापस बुलाया गया, क्या हुआ, स्थिति कमजोर होगी। तो यही चाह रहे थे ब्रिटिश तुरंत जाके हैदराबाद का कंट्रोल कर लिया, और उनके हाथ से दोनों निकल गए, कर्नाटक भी और हैदराबाद। ठीक है, तो लिखिए इसे, जो काउंट डी लाली ने फ्रांसीसियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के उद्देश्य से मद्रास की घेराबंदी की, और मद्रास को जीतने के उद्देश्य से उसने हैदराबाद से बुस्सी को भी बुला लिया। जिससे हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, तो शाबाश लिखे
देखो क्लाइव ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने मद्रास की सहायता के लिए कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। क्लाइव ने मद्रास की सहायता के लिए कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी और इस कारण फ्रांसीसियों को मद्रास से भी वापस आना पड़ा। ब्रिटिश ने कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में मद्रास की सहायता की सेना भेजी और इस कारण फ्रांसीसियों को मद्रास से भी पीछे हटना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ? मद्रास में ब्रिटिश को वापस कब्जा जैसा था वैसा रहा। ठीक, जल्द ही ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर भी अधिकार कर लिया। पौंडीचेरी जो कि फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। जल्द ही ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर भी अधिकार कर लिया। फुल स्टॉप। 1760 ईस्वी में दोनों यानी ब्रिटिश और फ्रांस 1760 ईस्वी में दोनों के बीच बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ। 1760 में दोनों के बीच बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। बॉन्डी वॉश ये तमिलनाडु में पड़ता है। बॉन्डी वॉश 1760 में दोनों के बीच बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ, जो कि एक निर्णायक युद्ध हुआ और इसमें फ्रांसीसी अंतिम रूप से पराजित हो गए। पराजित हो गया बॉन्डी वॉश के उससे कॉन्फ्रेंच पूरी तरीके से हार मान ली कि भैया आप हार सकते हैं, हार गए। 1763 में क्या हुआ? यूरोप में जो कि ऑस्ट्रिया प्रसार के युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये चालू हुआ 17 वर्षीय युद्ध। 1763 में एक संधि हुई पेरिस की संधि। तो इस पेरिस की संधि से जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ये सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध खत्म तो ऑस्ट्रिया प्रसार लड़ना खत्म, उनका लड़ना खत्म तो ब्रिटिश और फ्रेंच का लड़ना खत्म, वहाँ उनका लड़ना खत्म, भारत में दोनों कंपनियों का लड़ना खत्म। तो पेरिस की जो संधि है इससे सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ, जिससे यहाँ पर जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध चल रहा था, मतलब बॉन्डी वॉश से फ्रेंच हार गए हैं, इनको सुप्रीम मान गया ब्रिटिश को, लेकिन फिर भी एक संधि हो गई इनके बीच में और ब्रिटिश ने कह दिया कि ठीक है अब आप हार चुके हैं, ठीक, हम अपनी खुशी से तुमको जो जीते हुए तुम्हारे क्षेत्र में वापस कर दे रहे हैं। तो जो पौंडीचेरी का क्षेत्र जो कि ब्रिटिश ने जीत लिया था फ्रांसीसियों से, ये पौंडीचेरी वापस दे दिया फ्रांसीसियों को। ब्रिटिश ने पौंडीचेरी वापस फ्रांसीसियों को दे दिया और इनसे शपथ दिलाई, कहा कि आप बंगाल के क्षेत्र में आप किसी भी तरीके का अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनका फोकस कहाँ है? बंगाल। तो ना अगर ये नहीं लड़ते रहेंगे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ते रहेंगे, तो जो 1763 में जीतने जा रहे हैं बक्सर के युद्ध, किससे? बंगाल से। बंगाल छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, पावरफुल रहते हैं, तो अगर इनका आधा सब ध्यान बटा रहेगा फ्रांसीसियों की तरफ, तो क्या पूरा ध्यान लगा पाएंगे बंगाल? तो इन्होंने क्या किया, इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे करके और पूरा बंगाल की ओर जो है ध्यान केंद्रित किया कि भैया इनको भी क्या करो, भैया हार तो चुके ही हैं, इन्होंने मान लिया कि वाकई हमारे भाई का इनको भी पांडिचेरी दे दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तुम्हारे क्या लोग इतने महान है, पांडिचेरी को कर देंगे जीत के भी, तो इनको दे दिया पांडिचेरी। और क्या कहा, बंगाल में हम कुछ भी करें, बंगाल में तो हस्तक्षेप करने नहीं आओगे, पता चले तुम आ जाओ यार हम बंगाल के वापस साथ देते हैं, ठीक है। तो ये संधि हो गई और अभी इन्होंने प्रधान के लिए बंगाल और बंगाल नहीं किया, ठीक है। तो इसमें ये है कि नहीं 1763 कुछ 1763 में पेरिस की संधि के दौरान
1773 में पेरिस संधि के द्वारा यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। 1773 में पेरिस संधि के द्वारा यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई। जिसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई। और इस संधि के फलस्वरूप ब्रिटिश ने पौंडीचेरी का क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिया। और इस संधि के फलस्वरूप ब्रिटिश ने पौंडीचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। ठीक है, स्टॉप। और फ्रांसीसियों से यह भी संधि की कि वे बंगाल के क्षेत्र में अपनी गतिविधि नहीं करेंगे। और फ्रांसीसियों से यह भी संधि की कि वे बंगाल के क्षेत्र में अपनी गतिविधि नहीं करेंगे। और यह भी संधि की कि वे बंगाल के क्षेत्र में अपनी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। ठीक है, अब टॉपिक अगले डालीजिए बंगाल। अगला टॉपिक है लैंग्वेज में बंगाल का। जब अगली बार मिलेंगे कभी तो बंगाल होगा। ठीक, कर्नाटक में हो गया। पहला युद्ध होने का फ्रांस, दूसरा युद्ध है ब्रिटिश, और तीसरे युद्ध ब्रिटिश। और तीसरे युद्ध में ही युद्ध हुआ के बीच में 1763 का चला, 1763 प्लस कर्नाटक, और 1760 में क्या हुआ, और उससे जो फ्रांस का पूरी तरीके से पराजित हो गया और अधिकतर पूरी तरीके से सुपरमेसी मान ली ब्रिटिश। और बाद में ब्रिटिश ने क्या किया, अच्छा पेरिस की संधि समाप्त हुआ, इससे दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई। और उससे क्या हुआ, पौंडीचेरी ने दिया फ्रांसीसियों को, एक दूसरे शपथ दिला दी कि बंगाल की शपथ कुछ भी करे तो फ्रांसीसियों नहीं होंगे। ठीक है, और ये फ्री हो गए और जगह बना था। ठीक है, 1757 में ऑलरेडी वो काशी करीब जीत चुके ही हैं। अब उन्हें जितना है फाइनली बंगाल को बक्सर के विजय करा, इसलिए जरूरी है कि अपने जाति सबको